घोंसला। बीजी, खाना लगा दूं? तीसरी बार आकर पूछा लाजो ने। नहीं, मेरा मन नहीं है। ऐसा कर ये खाना तू खा ले। बचा हुआ खाना घर ले जा, बच्चे खा लेंगे। मैंने कहा, मन नहीं था खाने का। दीवारों को ताकते हुए कौर निगलने में उकताहट होने लगी है। लाजो ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। कमरे में रोशनी फैल गई, लेकिन मन के अंधेरे का क्या करूं? आदित्य के जाने के बाद हफ्ते भर से स्वयं को इस कमरे में कैद कर लिया है। खाने का मन नहीं है तो मैं चाय बना लाती हूँ। लाजो ने मनोहार से कहा तो मैं इनकार न कर सकी। साया साया करती इस कोठी की नीरसता को सिर्फ मेरे और लाजो के शब्द तोड़ते हैं। हफ्ते भर पहले इस कोठी की दीवारें हंस रही थीं, बोल रही थीं, खिलखिला रही थीं आदित्य, रचना और बच्चों के साथ। साल भर इन्हीं पलों का इंतजार रहता है। हंसी, ठहाकों और किलकारी से गूंजती है कोठी, जब ये लोग छुट्टियों में लंदन से भारत आते हैं। उन चंद दिनों में पूरी जिंदगी जी लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे जीवन की गति लौट आई है। इस बार आदित्य आया तो जिद पकड़ ली। मम्मी, आप मेरे साथ चलो, वहीं रहना। यहाँ अकेली रहती हो तो मुझे भी चिंता लगी रहती है। बरगद की जड़ों को उखाड़कर नई जगह लगा सकते हैं भला। तेरे पापा की यादें बसी हैं इस घर में। बड़ी मुश्किल से समझाया था उसे। इस शर्त पर जिद छोड़ी थी उसने कि अगली बार उसके साथ लंदन चलूंगी। उसका मन रखने के लिए हाँ कह दिया था मैंने। एक बार गई थी लंदन। यहाँ आकर उसने मेरा पासपोर्ट वीजा बनवाया और ले गया मुझे अपने साथ। मैं भी यही चाहती थी। यहाँ अकेले रहकर यादों की जुगाली करने से बेहतर था पोते पोती के साथ शेष जीवन काटना। आदित्य की इच्छा थी कि जाने से पहले ये कोठी बेच दूं। आप तो हमारे साथ रहोगी। फिर इस कोठी का क्या करना? इसे बेच देते हैं। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से बात कर ली है। अच्छी कीमत मिल रही है। आदित्य ने कहा, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन नहीं माना। अपनी मिट्टी से इतनी जल्दी मोह नहीं छूटता बेटा। मेरी आंख इसी कोठी में बंद होगी। इसके बाद उसने कोठी बेचने का कभी जिक्र नहीं किया। बीबीजी चाय। लाजो टेबल पर चाय का कप रखकर चली गई। अपनों के बीच जाकर बेहद खुश थी मैं, लेकिन हमारी खुशी की परिभाषाएं अलग थीं। आदित्य और रचना सुबह ऑफिस निकल जाते और बच्चे स्कूल। मैं दिन भर घर में अकेली रहती। एकाकीपन दूर करने के लिए मैंने रसोई की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस दिन नाश्ते में पराठे देखकर रचना ने टोका था, मम्मी, अगर आप बच्चों को रोज इस तरह पराठे खिलाती रहीं तो वो ओवरवेट हो जाएंगे। कितनी कैलोरीज होती हैं इसमें। हमारी हेल्थ के लिए भी ये पराठे ठीक नहीं हैं। पिज्जा शायद कैलोरीज के सांचे में फिट बैठता था। बच्चों की अपनी अलग दुनिया थी। कार्टून चैनलों ने दादी नानी की कहानियों को पीछे छोड़ दिया था। भूख लगने पर ही उन्हें मेरी याद आती। मेरे लिए यही काफी था। टूटी फूटी हिंदी में जब वो पोहा या उपमा की फरमाइश करते तो मैं गठिए का दर्द भूलकर रसोई में जुट जाती। ऐसा लगता जैसे आदित्य का बचपन लौट आया है। मैं उनका स्कूल बैग जमा देती, उनका कमरा ठीक कर देती। व्यस्तता के ये पल मुझे अपार खुशी देते। मम्मी, तुम इन बच्चों का काम मत किया करो, इन्हें अपना काम खुद करने दो। आदित्य ने मुझे स्कूल बैग रखते हुए देखकर कहा था। क्यों? जब तू छोटा था तो क्या मैं तेरा काम नहीं करती थी? हंस दी मैं। तब बात अलग थी। आप हाउसवाइफ थी, रचना वर्किंग वुमन है। उसे घर और ऑफिस दोनों संभालना पड़ता है। ऐसे में अगर ये बच्चे आलसी हो गए तो उस पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। आदित्य ने समझाया था मुझे, लेकिन वो शायद नहीं समझ रहा था कि ये बच्चों के साथ कुछ पल बिताने का बहाना है। इन्हीं पलों के लिए तो मैं 7 समंदर पार आई हूँ। अपनों के बीच अकेली हो गई थी मैं। दिन भर रिमोट हाथ में लेकर चैनल खंगालती रहती। एक बार इत्तेफाक से कोई हिंदी धार्मिक चैनल मिल गया तो खुश हो गई मैं। रोज दोपहर में चैनल पर भजन आते थे। चैनल की आवाज ऊंची कर मैं मंत्रमुग्ध होकर भजन सुनती और गुनगुनाती। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने आकर आदित्य से शिकायत की, आपके घर में रहने वाली ओल्ड लेडी दोपहर में ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाती है, हमें डिस्टर्ब होता है, इसे बंद करवाए।
वरना हम पुलिस से आपकी शिकायत करेंगे। मम्मी, ये इंडिया नहीं, लंदन है। यहाँ जिंदगी नियम से चलती है। एक बार फिर आदित्य ने समझाया। भावनाएं और सुख दुख भी नियम के गुलाम हो जाएं तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब। अपनी जड़ों की याद सताने लगी थी। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में शब्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। रिश्तों की नाजुक डोर में कहीं गांठ न लग जाए, इसलिए कहने से डरती थी कि मैं वापस जाना चाहती हूँ। जानती थी आदित्य सबसे पहले यही सवाल करेगा। आपको यहाँ कोई तकलीफ है क्या? मन की पीड़ा कैसे कहती। कुछ नहीं चाहिए मुझे सिवाय 2 प्यार भरे शब्दों और कुछ पलों के। बनारस से बड़ी नंद का फोन आया था, बेटे की शादी है, तुम लोग जरूर आना। इतनी लंबी छुट्टी लेना फिलहाल मुमकिन नहीं है, बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। रचना ने मजबूरी बताई। हमारा जाना पॉसिबल नहीं है तो आप चले जाइए। आदित्य ने कहा तो मैं फौरन मान गई। यही तो चाहती थी मैं। बनारस से मैं सीधी दिल्ली आ गई। आदित्य ने कई बार फोन किया, आप वापस कब आ रही हो? हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती मैं उसे। कभी गठिए का दर्द तो कभी लंदन का मौसम। मन नहीं हुआ वापस जाने का। वहाँ अपनों के बीच भी अकेली थी मैं और यहाँ पराए लोगों ने अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। फिर भी मन भला बच्चों के बिना मानता है कहीं। साल भर उनके आने की राह ताकती हूँ। इस बार आदित्य से पूछा था मैंने, यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती क्या? लोग विदेश जाने के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। और फिर यहाँ क्या रखा है? आदित्य ने कहा तो मन में हुक सी उठी, क्या यहाँ मैं नहीं हूँ? बीबी जी, आज तो मैं इस घोंसले को तोड़कर ही दम लूंगी। लाजो की आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। लाजो झाड़ू लेकर गुस्से से रोशनदान की तरफ देख रही थी। पूरे कमरे में तिनके, रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े और कपड़े की रंग बिरंगी कतरनें फैली पड़ी थी। रोशनदान पर चिड़िया घोंसला बनाने की तैयारी कर रही थी। लाजो झाड़ू लेकर स्टूल पर चढ़ गई। न जाने कहां से ची ची करती हुई चिड़िया आकर घोंसले के आसपास मंडराने लगी। मैंने चिड़िया को गौर से देखा। उसकी गोल गोल आंखें मानो कह रही थी, मत उजाड़ो मेरा आशियाना। मेरा दिल पसीज गया। सुने आशियाने का दर्द मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। बीबी जी, आप देखना ये चिड़िया दिन भर ची ची करके शोर मचाएगी, कचरा फैलाएगी सो अलग। लाजो ने तर्क दिया, कोई बात नहीं, तेरे और मेरे अलावा अब कोई तो शोर करेगा। मेरी बात सुनकर लाजो हंस दी। मैं रोज उस घोंसले को देखती, लगाव हो गया था मुझे उस घोंसले से। रोशनदान से छनकर आती सूरज की किरणों से नहाया घोंसला बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लगता जैसे प्रकृति ने स्वयं सधे हाथों से इसका निर्माण किया है। शाम को चिड़िया अपने इस आशियाने के लिए चोंच में दबाकर कुछ न कुछ जरूर लाती, रस्सी के टुकड़े तो कभी रंग बिरंगी पन्नी। अक्सर वो ट्यूबलाइट पर बैठकर अपने घोंसले को निहारती। तब उसकी आंखों में संतुष्टि के भाव देखे थे मैंने। इधर कुछ दिनों से चिड़िया दिन में कई बार घोंसले के चक्कर काट रही थी। ची ची का शोर भी बढ़ गया था। लाजो ने कमरे की सफाई करते हुए घोंसले में झांक कर देखा। चिड़िया ने अंडे दिए हैं बीबी जी, वो खुश होकर चिल्लाई। काफी दिनों बाद मन को सुकून मिला था। घोंसले की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हो गई। मन में डर बना रहता कि कहीं गली में क्रिकेट खेलते बच्चों की गेंद आशियाना न उजाड़ दे। लाजो मुझे चिंतित देख मुस्कुराती, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इस घोंसले को। मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी जब इस आशियाने में चहचहाहट सुनाई देंगी। दिन में कई बार मैं उस कमरे में जाती, इस आस में कि शायद आज चहचहाहट सुनाई दे। कुछ दिनों से गठिए का दर्द भी बढ़ गया था। चलने में असहनीय पीड़ा होती। सुबह शाम लाजो से तेल की मालिश करवाती। इसके बावजूद दिन में एक बार घोंसले को देखना न भूलती। न जाने कैसा लगाव था उस आशियाने से। शाम को लाजो भागती हुई आए, बीबी जी, अंडे में से बच्चे निकल आए हैं। पूरे 3 है 3। गठिए का दर्द भूलकर मैं कमरे की तरफ दौड़ी। पलंग पर चढ़कर उचक कर देखने लगी। 3 छोटी छोटी चोंच दिखाई दे रही थी।
मातृत्व की ऊर्जा से अभिभूत चिड़िया फुदकती हुई पूरे कमरे में मंडराकर नए मेहमानों के आने का संदेश दे रही थी। लाजो ने शाम को हलवा बनाया। आदित्य के जाने के बाद पहली बार मन से हलवे का स्वाद चखा था। नन्हे बच्चे शाम को चिड़िया के इंतजार में भूख से व्याकुल ची ची करते तो मन होता मैं स्वयं जाकर उनकी चोंच में दाना डाल दूं। लाजो मेरी इस सोच पर हंस देती। उन बच्चों के साथ मैं भी चिड़िया का इंतजार करती। बच्चों की भूख शांत होने के बाद ही मेरे गले से निवाला उतरता। उनकी चोंच अब घोंसले के बाहर तक पहुंचने लगी। माँ के बाहर जाने पर तीनों अपने नाजुक परों को फैलाते और डर कर वापस खींच लेते। कुछ दिनों से गठिए का दर्द फिर उभरने लगा। इस दर्द के साथ बुखार ने भी जकड़ लिया। बेचारी लाजो दिन रात मेरी सेवा करती, हफ्ते भर बिस्तर से न उठ पाए। आंटी जी, आपको तन के इलाज से ज्यादा मन के इलाज की जरूरत है। आपकी दवा तो आदित्य है, उनके पास चली जाइए, सारा मजर छू मंतर हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई के साथ सलाह दी थी। शायद वो ठीक कह रहा था। सूनी दीवारों ने शरीर को खोखला कर दिया है। साया साया करती इस कोठी में घबराहट होने लगी है। मम्मी, मैं वीजा का इंतजाम करता हूँ, आप चिंता मत करो। मैं आपको लंदन के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। आदित्य खुश हो गया मेरा फैसला सुनकर। काफी दिनों बाद आज उस कमरे में जाना हुआ। रोशनदान से सीधी आती धूप ने घोंसले की याद दिलाई। उजाड़ और सूना घोंसला देखकर मन को धक्का सा लगा। गुलजार आशियाना पल भर में वीरान हो गया। लाजो झाड़ू लेकर आ गई। रहने दे लाजो, मत फेंक इस घोंसले को। देख बेचारी चिड़िया कितनी उदास है। पंखे पर बैठी चिड़िया की तरफ मैंने देखा। नहीं बीबी जी, ये चिड़िया जानती थी कि एक दिन बच्चे उड़ जाएंगे। देखो उस चिड़िया को न कोई दुख है न संताप। इंसान और चिड़िया में यही फर्क है। हम बच्चों को इस उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और हम अपना पूरा जीवन उनके वापस आने की आस में गुजार देते हैं। आखिर हमारी खुशियाँ बच्चों की मोहताज क्यों हैं? क्या हमें स्वयं अपनी खुशियाँ ढूंढने का हक नहीं है? लाजो की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अशिक्षित स्त्री ने अनजाने में मुझे जीवन का पाठ पढ़ा दिया। फुर से उड़ गई चिड़िया रोशनदान से निकलकर। खुले आसमान ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उस आसमान की तलाश में जुट गई मैं। लाजो के साथ मिलकर पूरी कोठी की सफाई कर डाली। सारी खिड़कियां खोल दी। ताजी हवा का झोंका चुपके से झांकने आया। ऊपर वाले दोनों कमरों के सामान को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया। कोठी के बाहर बोर्ड लगा दिया, घोंसला। दूसरे शहरों से पढ़ने आए लड़कियां अपने अभिभावकों के साथ इस घोंसले में थोड़ी सी जगह की तलाश में पहुंच गई। आंटी जी, प्लीज मुझे ऊपर वाला कमरा दे दीजिए। मैं अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाऊंगी। मैं और मेरी सहेली एक ही कमरे में रहेंगे आंटी जी। लड़कियों के इस शोर में जीवन की लय सुनाई दे रही थी। लय के साथ मैं स्वयं भी गतिमान थी। नई उमंग और नया जोश भर दिया था इस लय ने। गठिए के दर्द ने भी हार मान ली। दिन भर मैं उनकी फरमाइशें पूरी करने में जुटी रहती। कॉलेज से आने के बाद उनकी बातें सुनकर समय का पता ही नहीं चलता। मम्मी, आप ये किस चक्कर में पड़ गई? आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है और फिर ये आराम करने के दिन हैं आपके। आदित्य नाराज हो गया। आराम तो अब मिला है उकताहट से, गठिए के दर्द से, घर में पसरे सन्नाटे से। आज मेरा घोंसला खिलखिला रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है लड़कियों के साथ, लाजो के साथ और मेरे साथ। धन्यवाद आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब एट योर वेल विशर।